हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है और न्यूक्लियस से के जो अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर लगी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसमें जो पोर्स पाए जाते हैं उस आउटर मेम्ब्रेन से लगी हुई एक फ्लैट तथा ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सर्वप्रथम KR पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। आइए हम इसको लिख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम KR पोर्टर। KR पोर्टर यानी KR पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से संरचना होती है, क्रोमोजोम्स होते हैं। इस क्रोमोजोम पर जीन्स लगे होते हैं और इस जीन्स में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है जिसे हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी हमारी सेल्स को एंजाइम्स एंड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिना प्रोटीन के हमारे सेल्स जो हमारी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वह उसके जो प्रोटीन होता है वह डेड सेल को फिर से रिपेयर करने का कार्य करता है। और जो एंजाइम होते हैं यह भी कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, यानी किसी भी केमिकल को रिएक्शन को जोड़ने तथा तोड़ने दोनों का कार्य करते हैं और इसके अंदर यह प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं तथा इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी एक संरचना पाई जाती है जो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह फैट तथा ट्यूब लाइक फ्लैटेंड होती है तथा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। यह दानेनुमा संरचना होती है इसके ऊपर जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
इस प्रकार से ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। और यहाँ से ये वेसिकल्स के फॉर्म में निकले होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको इसे हम कहेंगे सिस्टर्नी, और यह है ट्यूबुल्स, और इसे हम कहते हैं वेसिकल्स। जो एंजाइम तथा प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं वह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सहायता से, इसके पोर की सहायता से यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, और रेटिकुलम से इसके बाद यह ट्यूबुलर जो ये जिसपे राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम इसका पूरा नाम लिख देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे दाने नुमा उभरी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, यानी राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी इन पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है तथा यह डाइजेस्टिव एंजाइम का भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी संश्लेषण करता है। यह जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे जो ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये जो राइबोसोम इस पे प्रेजेंट होते हैं वह राइबोफोरिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वह राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकेंड की सहायता से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके होते हैं, या इनसे ज्वाइंट होते हैं या बाउंडेड होते हैं। और यह जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी वह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। लेकिन जो रफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह फैट, लिपिड, स्टेरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी सिंथेसिस करता
है। फैट, लिपिड, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का फॉर्मेशन करता है। यह जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तथा प्रोटीन्स होते हैं, फैट, लिपिड तथा प्रोटीन्स, और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस डाइजेस्टिव एंजाइम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले आते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स हैं, वह यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद यह वेसिकल्स को में बंद कर लिए जाते हैं, तथा वेसिकल में बंद होने के बाद यह वेसिकल्स के द्वारा गोल्गी बॉडी तथा गोल्गी अपैरेटस को भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है। तो आइए हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, लिपिड, फैट, प्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भाग लेता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किस प्रकार से करता है इसको हमने बता दिया, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर की सहायता से जो उसमें एंजाइम्स तथा राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ रहता है, वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वह उसमें जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वह वेसिकल्स के द्वारा बंद कर लिए जाते हैं, और उसके बाद वह वेसिकल्स को गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस में छोड़ दिया जाता है या उसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन यानी वह ग्लाइकोजन को भी स्टोर करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एक्सोजिनस और इंडोजिनस पदार्थ पाए जाते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। तो यह डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। बस नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। अगला हम जो भी टॉपिक होगी, जो जैसे राइबोसोम्स या न्यूक्लियस या जो भी कुछ पढ़ाना होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।